नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दीर्घवृत्त से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस में से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरे इस वीडियो के सूत्रों को समझिए। दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर मैंने दो दीर्घवृत्त बना रखे हैं। मानक रूप में दो दीर्घवृत्त बनते हैं। दोनों दीर्घवृत्त बनने के जो प्रकार है वो इस प्रकार होते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, जो कि इसका मानक रूप होता है, इसमें यदि a ग्रेटर देन b हो सकता है, एक रूप तो ये बनता है, और दूसरा रूप ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टे में है a स्क्वायर बट्टे में है b स्क्वायर बराबर 1, जिसमें a का मान होता है b से छोटा। ये दो चीज़ें हो सकती है। अब इन दोनों का अर्थ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ a ग्रेटर देन b दिया है, इसका अर्थ है कि जो x अक्ष के जो पैरेलल जो लंबाई है, x अक्ष के समांतर जो व्यास की लंबाई है वो क्या है, वो बड़ी है। यानी कि ये वाली जो अक्ष होगी ये कौन सी अक्ष होगी, ये दीर्घ अक्ष होगी। और दीर्घ अक्ष का जो मान है वो कितना होगा, a दूरी यहाँ पर होगी और a ही यहाँ पर होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2a होगी दोस्तों। तो यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी आएगी, 2a आएगी। इसके लिए साथ में बात करते हैं दीर्घ अक्ष की समीकरण की। तो ये देखो, दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष है और ये x अक्ष पर जो समीकरण बनता है वो बनता है y बराबर 0 के रूप में। तो ये y बराबर 0 इसकी क्या आएगी, समीकरण आएगी। अब बात करते हैं शीर्ष की। दोस्तों, शीर्ष जो होता है वो शीर्ष होता है किनारे वाले बिंदु। तो किनारे वाले बिंदु जो हैं, यहाँ निर्देशांक आएंगे माइनस का a, विपरीत दिशा में है, और 0। तो शीर्ष आएगा -a, 0, और इधर वाला कैसा आएगा, इधर वाला आएगा प्लस का a, 0। तो ये इसके शीर्ष आएंगे, शीर्ष हो गया। अब देखो, इनका एक मध्य बिंदु है। अब ये जो मध्य बिंदु है ये कहलाएगा इसका केंद्र। क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और ये केंद्र कौन सा लिया है हमने, ये केंद्र लिया है दोस्तों मूल बिंदु 0, 0। अगर आपको केंद्र का पता करना हो किसी भी दीर्घवृत्त की समीकरण में, तो केंद्र पता चलता है इसके दीर्घवृत्त के x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करके और y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करके उनको 0 के बराबर कर देते हैं। यानी डेल f बटा डेल x और डेल f बटा डेल y को 0 के बराबर करके x और y का मान निकालते हैं। तो वो मान क्या कहलाते हैं, वो दीर्घवृत्त के केंद्र कहलाते हैं। ऐसा ही चीज़ आपको अतिपरवलय के लिए करनी पड़ती है केंद्र निकालने के लिए, और ऐसे ही आपको केंद्र निकालने के लिए किस में करनी पड़ती है, दीर्घवृत्त में और अतिपरवलय में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार दोस्तों घुमाकर प्रश्न दे देता है, आपको समीकरण दे देगा दीर्घवृत्त का एक्स वाई के रूप में इस टाइप से लेन दी, और आपको केंद्र पूछेगा। और ऐसा एक प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सीधा सा जो फलन दिया है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। x के और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके उनका मान 0 के बराबर करना है, और मान जो 0 होता है उस मान 0 वाले उन पॉइंटों को रखना है ऑप्शन से उन पॉइंटों को रखेंगे तो जो पॉइंट संतुष्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। या फिर उन दोनों समीकरणों को आप दोनों समीकरणों से हल निकालोगे तो वो जो हल आएगा वो क्या कहलाएगा, वो केंद्र कहलाएगा। तो ये बात होगी केंद्र की। तो इसमें दोस्तों केंद्र आएगा 0, 0, केंद्र 0, 0 हो गया, शीर्ष -a 0 हो गया और a 0 हो गया। अब बात करते हैं नाभियों की। तो दोस्तों, हमेशा दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती है, और जो दोनों नाभियां होती है वो हमेशा दीर्घ अक्ष पर स्थित होती है। तो ये नाभियां कहाँ स्थित होगी, दीर्घ अक्ष पर। और दीर्घ अक्ष पर स्थित होगी तो इसका जो मान आएगा दीर्घ अक्ष पर नाभियों का, वो मान आएगा माइनस का ae, 0, और यहाँ मान आएगा प्लस का ae, 0। यानी दो मान आएंगे नाभियों के, एक तो आएगा -ae, 0, और दूसरा आएगा ae, 0।
ई का मान दोस्तों दीर्घवृत्त में 1 से छोटा होता है। ई का मान दोस्तों दीर्घवृत्त में क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा। तो इस ई के मान के कारण ये जो नाभियां हैं ये इस दीर्घवृत्त के अंदर आएंगी, क्योंकि ई का मान 0 से 1 के बीच में है तो ये -a से गुणा होगा, तो ये -a से छोटा मान आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। -a से बड़ा मान आएगा पर यहाँ पर आएगा, और ऐसे ही इसमें ये मान a0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि x अक्ष पर आएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएगी, नाभियां कहलाएगी, -ae, 0 और ae, 0। अब दोस्तों अब आपको आगे लघु अक्ष निकालनी है। तो लघु अक्ष कौन सी होती है, तो अगर a b से बड़ा है, यानी दीर्घ अक्ष के जो लंबवत रेखा है, दीर्घ अक्ष के जो लंबवत रेखा है ये वाली जो केंद्र से जा रही है ये कहलाती है लघु अक्ष। और ये चित्र में आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये लघु अक्ष कौन सी अक्ष है, y अक्ष है। और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या है, लघु अक्ष है। और इस लघु अक्ष की अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबाई b और b मिलके कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। तो ये लंबाई इसकी कितनी आएगी, 2b आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों नियताओं की। तो नियताएं की बात करते हैं, तो इस दीर्घवृत्त के लिए नियताएं इधर किनारों पर स्थित होगी, एक इधर किनारे पर होगी और एक इस साइड किनारे पर होगी, इस टाइप से होगी। और इन नियताओं का जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बनेगा, इस साइड है तो वो नेगेटिव वाली साइड है, तो वो बनेगा x बराबर -a/e, क्योंकि ये समीकरण जो नियताओं का जो समीकरण आएगा वो लघु अक्ष के पैरेलल आएगा, लघु अक्ष के पैरेलल आएगा, तो वो आएगा x बराबर -a/e और ये आएगा x बराबर a/e। तो यानी कि नियताओं के दो समीकरण आ जाएंगे, x बराबर -a/e और x बराबर a/e। तो दोस्तों इसमें नाभि भी 2 होगी, नियता भी 2 होगी। तो ये इनकी नियताओं का समीकरण होगा। अब बात करते हैं नाभिलंब के समीकरण की। तो नाभिलंब के समीकरण की मैं जब बात करता हूं तो नाभिलंब का समीकरण जो है वो यहां से जाएगा, ये नाभिलंब का समीकरण होगा। अब दोस्तों इस नाभिलंब में समीकरण में यहाँ पर जो मान आएगा x का, वो मान तो इस नाभि वाले मान के बराबर आएगा। तो ये नाभिलंब का मान क्या आएगा, x बराबर, नाभिलंब का समीकरण क्या आएगा, x बराबर -ae। ये x के मान के बराबर आएगा क्योंकि ये y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर जो समीकरण होता है वो x के रूप में लिखा जाता है। तो ये मान कितना आएगा, x बराबर -ae, और इस साइड के लिए कितना आ जाएगा, x बराबर ae। तो ये कहलाएगा नाभिलंब का समीकरण। अब बात करते हैं दोस्तों नाभिलंब की लंबाई की, इस पूरी लेंथ की। तो दोस्तों नाभिलंब की जो लंबाई होती है वो नाभिलंब की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों 2b² a। ये आपको ध्यान में रखना है, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 2b² a। ये मानक रूप की बात है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि छोटे वाले का स्क्वायर आएगा और बड़े वाला बट्टे में आएगा, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाला बट्टे में, 2 के गुणा में छोटे वाले का स्क्वायर बट्टा बड़े वाले की लंबाई, 2 के गुणा में छोटे वाले का स्क्वायर छोटे वाली का स्क्वायर बट्टे में बड़े वाले की लंबाई, यानी 2b² a इसका नाभिलंब की लंबाई आएगी। अब दोस्तों यहाँ पूछा है नाभिलंब के सिरे, तो दोस्तों 2b² a इस पूरे की लंबाई है, तो इसकी जो हाफ लंबाई होगी वो होगी b² a, ऊपर भी b² a, नीचे भी b² a। तो इस बिंदु के यहाँ पर जो बिंदु है और यहाँ पर जो बिंदु है उनके निर्देशांक बनेंगे, ये a पर है तो ये बनेगा माइनस का a माइनस का b² a, और ऊपर वाला बनेगा माइनस का a प्लस का b² a। तो जो नाभिलंब के सिरे बनेंगे वो बनेंगे माइनस का ae
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, एक बनेगा माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे ही अगले वाले में बनेंगे, इस वाले में बनेंगे प्लस वाले, तो ये बनेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन ए, और साथ में बनेगा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये चार नाभिलंब के सिरे बनेंगे। अब पूछा है ए और बी में संबंध। तो दोस्तों यहाँ ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी बी क्या है, छोटा है। बी छोटा है तो बी पहले आएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये इसके बी और ए के मध्य संबंध होगा। बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इसका सूत्र बनेगा। अब नाभीय दूरी की बात करते हैं। तो दोस्तों नाभीय दूरी जो आएगी वो नाभीय दूरी का सूत्र बनेगा ए प्लस माइनस EX1। नाभीय दूरी का दोस्तों सूत्र क्या बनेगा, दो सूत्र आएंगे। एक तो आएगा इस नाभि से दूरी का, एक आएगा इस नाभि से दूरी का। तो दो सूत्र आएंगे, दो मान आएंगे a प्लस माइनस EX1, a प्लस माइनस EX1। ये नाभीय दूरी का सूत्र है। और नाभीय दूरी का जो योग है, इन दोनों को अगर जोड़ें, a प्लस EX1 और a माइनस EX1 को जोड़ेंगे तो नाभीय दूरी का योग कितना आएगा, 2a आएगा। तो ये इनके पूरे मान है दोस्तों। ये मान आपको आने चाहिए, और अगर ये मान आपको आते हैं तो आप दीर्घवृत्त के काफ़ी सारे सवाल कर पाओगे। जितने हो सकते हैं उतने सवाल आपको, इनमें से कुछ 2-3 सवाल इनमें से ही मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ऐसा ही चीज़ें हमें a छोटा है b के लिए बनानी है। तो दोस्तों ये a छोटा है b के लिए बनानी है। इसको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं। इसको बनाने का तरीका शानदार सा है कि जहाँ a आ रहा है उसकी जगह तो b करना है और क्रम चेंज करना है। यानी x निर्देशांक में a आ रहा है तो उसकी जगह तो 0 करना है, a की जगह 0 करना है, और 0 की जगह क्या करना है, b करना है। ये काम करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं क्या करना है। a की जगह 0 और 0 की जगह b। तो देखो दोस्तों केंद्र वैसा का वैसा रहेगा दोस्तों, केंद्र में कोई चेंज नहीं आएगा। तो केंद्र तो आएगा 0,0। शीर्ष की बात करूं तो शीर्ष आ जाएगा 0, माइनस b और 0, b। यहाँ 0 था तो 0 को चेंज कर दिया। केंद्र चेंज नहीं होगा, केंद्र 0, 0 ही रहेगा, बाकी में चेंज करना है। तो 0, 0 आ गया, ये 0 माइनस b और 0 b हो गया। अब दीर्घ अक्ष की समीकरण है, यहाँ y बराबर 0 थी तो y चेंज होके x में बन जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। लंबाई 2a थी दीर्घ अक्ष की तो यहाँ हो जाएगी 2b, a की जगह b हो जाएगा। अब इसके अलावा समीकरण में लघु अक्ष का x बराबर 0 था तो x बराबर 0 वाला चेंज होकर y बराबर 0 बन जाएगा। और लंबाई 2b थी तो लंबाई 2b बनकर कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। 2b की जगह 2a हो जाएगी। नियताएं है, नियताएं में a अपॉन e के रूप में दे रखा है तो ये सारी बन जाएगी b अपॉन e के रूप में। x बराबर माइनस b अपॉन e और x बराबर b अपॉन e, इस टाइप से बन जाएगी। इसके अलावा नाभिलंब का समीकरण है तो नाभिलंब का समीकरण भी इसी टाइप का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा y बराबर माइनस BE और y बराबर BE। इसके बाद नाभिलंब के सिरे हैं तो नाभिलंब के सिरे इस टाइप के बनेंगे। यहाँ दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि a छोटा है इसलिए a स्क्वायर अपॉन b आएगा। तो a स्क्वायर अपॉन b और ये आएगा BE। इस टाइप से ये दोनों के आगे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये चारों चीजें हो जाएगी। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a है तो यहाँ आएगी 2a स्क्वायर अपॉन b। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन
2a² b। इसके अलावा b और a में संबंध में a और b अपना क्रम चेंज कर लेंगे तो ये बनेगा a² बराबर b² इंटू 1 - e²। इसके अलावा नाभीय दूरी है, नाभीय दूरी a ± ex1 की जगह बनेगी b ± ey1, ये इसकी नाभीय दूरी बनेगी। अब इसके बाद दोस्तों नाभीय दूरियों का योग कितना आएगा, 2b आएगा। तो ये इतना मान इसमें दोस्तों आएगा। ये सारे मान आप चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सूत्र हैं। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, उसको समझते हैं। ये सारे सूत्र थे सामान्य दीर्घवृत्त के समीकरण के। अगर यदि आपको दीर्घवृत्त का समीकरण इस टाइप का दे दे, x - h² बट्टा a² प्लस y - b² बट्टा y - k² बट्टा b² और बराबर में 1, इस टाइप का दे दे, तब आपको क्या करना है। तब मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो आपको समझनी है। आपको जहां भी निर्देशांक दिखे, जहां भी निर्देशांक दिखे, जहां भी निर्देशांक दिखे, तो निर्देशांक में तो h, k जोड़ना है। निर्देशांकों में h और k को जोड़ना है। जैसे यहां पर केंद्र 0 0 दे रखा है, तो 0 0 में h के जोड़ दोगे तो ये 0 से h जुड़ेगा तो h और 0 में k जुड़ेगा तो k, यानी केंद्र क्या बन जाएगा, h, k बन जाएगा, h, k ये बन जाएगा। ऐसे ही शीर्ष में करना है तो शीर्ष में भी h जोड़ोगे तो ये बनेगा h - a और 0 और ये h + a और 0। ऐसे ही नाभियों में बनेगा h - ae 0, h + ae 0। और समीकरणों की बात करें, जब भी समीकरणें दी है तो समीकरणों में क्या चेंज करना है, समीकरणों में जो चेंज करना है उसके बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि समीकरणों में क्या चेंज करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेने लेना, आपके बहुत काम में आएगा। एक ही सूत्र से सारे दीर्घवृत्त के सारे सूत्र बन रहे हैं। तो ये h और k तो आपको निर्देशांकों में जोड़ना है। और जब भी ये समीकरण की बात आती है, जैसे y बराबर 0 दे रखा है, x बराबर -a/e दे रखा है, x बराबर -ae दे रखा है, ये जो समीकरणें दे रखी है, इन समीकरणों के लिए आपको क्या करना होगा, इन समीकरणों में आपको समीकरण में x की जगह तो ये x - h रखना होगा। ये x - h है तो x की जगह तो x - h रखना है और y की जगह y - k रखना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये आपको आनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि x की जगह क्या रखोगे, x - h रखोगे, y की जगह क्या रखोगे, y - k रखोगे। तो ये चीज़ें दीर्घवृत्त की आपको आनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम में आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले सूत्रों पर। दोस्तों दो बिंदु है φ1 और φ2, φ1 और φ2 दो बिंदु है, उनको मिलाने वाली जीवा का समीकरण। तो दो बिंदु x φ1 और φ2 उनको मिलाने वाली जीवा का समीकरण होता है x/a cos φ1 + φ2 बट्टा 2 प्लस y बट्टा b साइन φ1 + φ2 बट्टा 2 बराबर cos φ1 - φ2 बट्टा 2। ये इसका समीकरण होता है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों उत्केंद्र कोण, और उत्केंद्र कोण में भी किसके पूछते हैं, नाभिलंब के सिरों के, नाभिलंब के सिरों के उत्केंद्र कोण। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। आपको किसी प्रश्न में दीर्घवृत्त का समीकरण दे दे और आपको नाभिलंब के सिरों के उत्केंद्र कोण पूछे तो वो आपको आना चाहिए। सिरों के उत्केंद्र का बड़ा ही आसान सा सूत्र है, वो सूत्र ये है कि tan इनवर्स में ऊपर आएगा b और नीचे आएगा a, ऊपर आएगा b और नीचे आएगा a।
ये इसके उत्केंद्र कोण का पहला सूत्र है, tan इनवर्स b/a। नाभिलंब के दोस्तों जैसे 4 सिरे होते हैं तो 4 उत्केंद्र कोण बनेंगे। एक तो बनेगा tan इनवर्स b/a, एक बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स b/a, एक बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स b/a, और एक बनेगा माइनस का tan इनवर्स b/a। तो ये इनके 4 सूत्र बनते हैं। इन चारों सूत्रों के बारे में आपको आना चाहिए। चारों सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे। बिंदु की स्थिति, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार सरल रेखा से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है दीर्घवृत्त से पूछ ले। तो आपको बिंदु की स्थिति का आना चाहिए। जब भी कोई दीर्घवृत्त की समीकरण मिले, जैसे इस टाइप की कोई समीकरण मिली x² + y² बट्टे में a² + b² बराबर 1, इस टाइप की समीकरण मिले तो सबसे पहले तो आपको जो x² और y² के गुणांक हैं उनकी तरफ अचर को लाना है, यानी ये -1 लाना है और बराबर 0 करना है, और इसको नाम देना है s। अब दोस्तों अगर कोई पॉइंट x1 y1 पर जो हम इस s में रखें, इस s में रखें x1 y1 पॉइंट, और इस s1 का मान अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर होगा। वो बिंदु दीर्घवृत्त के क्या होगा? बाहर होगा। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे कोई सवाल है उसमें आप मान रख के देखो, अगर उसका मान 0 से बड़ा आ रहा है तो वो क्या आएगा? दीर्घवृत्त के बाहर आएगा। अगर S1 का मान 0 के बराबर आ जाता है, यानी वो इसको संतुष्ट कर जाता है, तो वो दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। अगर कोई बिंदु रखने पर 0 से छोटा आ जाता है मान, तो वो दीर्घवृत्त के अंदर स्थित होगा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आगे जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है जीवा की लंबाई। आपको कोई दीर्घवृत्त दे दे और उसमें जीवा की लंबाई पूछे, तो उस जीवा की लंबाई निकालने का एक सूत्र होता है, वो आपको आना चाहिए। PQ का मान होता है दोस्तों, PQ एक दीर्घवृत्त की जीवा है, इसका मान होता है 2AB बट्टा a² m² प्लस b² अंडर रूट के अंदर a² m² प्लस b² माइनस c² इंटू में 1 + m²। ये इसकी जीवा का लंबाई का सूत्र है, ये आपको आना चाहिए। और ऐसा ही सूत्र अतिपरवलय में भी बनता है। वहां हम क्या करते हैं, वहां 20 प्लस के b² की जगह अतिपरवलय का सूत्र जब बनाते हैं तो अतिपरवलय के सूत्र में बस इतना ही अंतर है कि b² की जगह क्या कर देते हैं? -b² कर देते हैं। तो यही अंतर है। इसका सूत्र आपको आना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक बिंदु जिस एक जो PQ जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपको रेखा का समीकरण दिया हो, दोस्तों यहाँ आपको रेखा का समीकरण जरूर दिया होगा, y = mx + c। उस रेखा के समीकरण के कारण आपसे अतिपरवलय में जीवा की, काटे जाने वाली जीवा की लंबाई पूछी जा सकती है, या काटे जाने वाले रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है। तो वो रेखा की लंबाई का सूत्र होता है PQ = 2AB बट्टे में a² m² प्लस b² और अंडर रूट के अंदर a² m² प्लस b² माइनस c² और कोष्टक में 1 + m²। ये इसका सूत्र है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पर्श के प्रतिबंध की। स्पर्श कब करेगा? तो दोस्तों एक दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1, ये कब स्पर्श करेगा? y = mx + c को। ये y = mx + c को तब स्पर्श करेगा जब c का मान आए
प्लस माइनस के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो अगर मान सी का आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तब ये इसको क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब दोस्तों ये तो स्पर्श का प्रतिबंध हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस सूत्र से देखो, यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोष्टक में दे रखा है, और वो भी रूट में दे रखा है। अगर दोस्तों इस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से बड़ा आ जाए, तब हमें पी क्यू जीवा मिलेगी और वो कोई पॉजिटिव मान मिलेगा। और पॉजिटिव मान मिलेगा इसका अर्थ है कि वो जीवा विद्यमान होगी, यानी कि वो दो बिंदुओं पर काटेगी। तो ये इसके स्पर्श का प्रतिबंध हो गया कि ये दो बिंदुओं पर कब काटेगी, ये रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी दो बिंदुओं पर कब काटेगी, जब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा आ जाए सी स्क्वायर से, तो दो बिंदुओं पर रेखा काटेगी। और जब बराबर आ जाती है, जब बराबर आ जाती है, जैसे ऊपर वाले में आ रहा है कि सी बराबर आ जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो वो क्या करेगी, एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। एक बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। अगर इसका मान लेस देन हो जाता, अगर ये वाला मान इससे छोटा हो जाता, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता जो आयोटा बनाता, यानी कि काल्पनिकता पर काटेगी। तो ये आपको तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो, तब वो काल्पनिक बिंदुओं पर काटेगी। अब दोस्तों इसके बाद काल्पनिक बिंदुओं पर काटेगी। अब आपके सूत्र आएगा स्पर्श रेखा का समीकरण का और स्पर्शी बिंदु का, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप अगर एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। तो दोस्तों हमने सी का मान निकाला था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक स्पर्श रेखा होगी। ये दीर्घवृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। दीर्घवृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा। ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होती है दोस्तों y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें ये स्पर्श रेखा है। अब इसके बाद इस स्पर्श रेखा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि इस स्पर्श रेखा में आपको एक तो स्पर्शी की लंबाई है, स्पर्श जीवा की लंबाई है, या स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्पर्श बिंदु आएगा, वो स्पर्श बिंदु आप इस सूत्र को देखकर निकाल सकते हो। कैसे, यहां ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है और ये प्लस माइनस का निशान है, सॉरी, तो ये प्लस माइनस का निशान है। अब हमें x का ऐसा मान रखना है जो इस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काटे। तो बट्टे में हमें अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना होगा ताकि वो इससे तिरछा गुणा होके इनके कारण कट जाए। अब यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बनाना है तो x की जगह रखना होगा ए स्क्वायर एम। x की जगह क्या रखना होगा, ए स्क्वायर एम, तब वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बन जाएगा और इससे कट जाएगा। और इसका उल्टा साइन लेना है, यानी यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ निशान लेना पड़ेगा माइनस प्लस का। देखो दोस्तों हमने क्या किया है, ये अंडर रूट के अंदर है। अब इसको संतुष्ट करने वाला बिंदु बनाना है हमें, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ x की जगह हमें इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, यानी कि बट्टे में यही रखना पड़ेगा x वाले में, तभी ये गुणा होके अंडर रूट हटेगा। तो बट्टे में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब
x की जगह हमें कुछ मान रखना है। अब ये a स्क्वायर m स्क्वायर है, इसको काटना है, तो यहाँ x की जगह क्या लिखना होगा, a स्क्वायर m लिखना होगा, तो ये a स्क्वायर m स्क्वायर बनेगा mx जो है वो a स्क्वायर m स्क्वायर बनेगा, तो ये a स्क्वायर m आ गया। अब इसका निशान प्लस का है तो हमें माइनस का लेना होगा, अगर यहाँ माइनस का लेते हैं तो क्या लेना होगा, प्लस का। और साथ में b की बात करें तो b वाले का निशान यही निशान चलेगा, तो ये आएगा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये मान आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों इसका मान आएगा। अब इसके बाद हमें इस स्पर्शी बिंदु से हमें अभिलंब के समीकरण बनानी है। तो दोस्तों देखो, अभिलंब की समीकरण इसी से बनानी है। यहाँ हम अभिलंब की समीकरण बना रहे हैं। तो दोस्तों अभिलंब की जो समीकरण है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, वो कैसे बनेगी इसके बारे में देखते हैं। अभिलंब की समीकरण, तो दोस्तों अभिलंब की समीकरण में y बराबर mx तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आगे जो आएगा वो माइनस का निशान आएगा। आगे किसका निशान आएगा, माइनस का, और साथ में आएगा m, और साथ में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और बट्टे में अंडर रूट के अंदर वहां a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा था, यहाँ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा था, इसकी जगह ये m स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर के गुणा में आएगा, यानी कि यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसके अभिलंब का समीकरण आ गया। अब इसके जो अभिलंब के पाद के निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं, तो वो मैं बताता हूं कैसे ज्ञात करते हैं। अभिलंब के पाद के निर्देशांक, तो दोस्तों अभिलंब के पाद के निर्देशांक इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम इस अभिलंब और जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। तो अगर हम इस स्पर्श बिंदु में m की जगह -1/m पुट कर दें, इसका अर्थ है कि हमने दो m1 m2 लिए हैं, उनका गुणा -1 है, तो दूसरा जो m2 है उसको हमने लिख दिया -1/m1, और m1 क्या था, m था, तो यानी कि -1/m लिख दें। m की जगह क्या लिख दें, -1/m, तो ये स्पर्श बिंदु किस में बदल जाएगा, अभिलंब के पाद के निर्देशांक में बदल जाएगा। तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक इसी से बन जाएंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, m की जगह -1/m लिखेंगे, तो इसमें लिखते हैं, तो ये माइनस प्लस a स्क्वायर -1/m, और बट्टे में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर के बट्टे में m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में यहाँ प्लस माइनस b स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बट्टा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस वाला प्लस माइनस बन जाएगा, यानी कि प्लस माइनस a स्क्वायर बट्टा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस, ये m स्क्वायर लघुत्तम होकर ऊपर जाएगा तो m आ जाएगा, तो प्लस माइनस b स्क्वायर m बट्टा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर। ये अभिलंब के पाद के निर्देशांक आ गए। तो इस टाइप से दोस्तों ये सूत्र बनते हैं, ये मैंने बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो ये आप ज़रूर देखना। इनका जो PDF है वो संकल्प क्लासेज MSP के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ये आपको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हो गए अभिलंब के पाद के निर्देशांक। अब दोस्तों बात करते हैं अभिलंबों की संख्या की। दोस्तों अभिलंबों की संख्या से रिलेटेड पहले परवलय का प्रश्न पूछा जा चुका है। परवलय के प्रश्न में क्या था, परवलय में पूछा था कि एक परवलय से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, एक परवलय के एक बिंदु से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों परवलय से अभिलंब जो खींचे जा सकते हैं
वो परवलय से खींचे जा सकते हैं 3। कितने खींचे जा सकते हैं? 3। क्यों खींचे जा सकते हैं ये मैं आपको परवलय जब करवाऊंगा उसमें बताऊंगा। परवलय में 3 खींचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं अति परवलय, इस दीर्घवृत्त में कितने खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों दीर्घवृत्त में जो अभिलंब खींचे जा सकते हैं वो हैं 4। कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। ये इसकी अभिलंब की समीकरण है। इस अभिलंब की समीकरण को पूर्णतया पूर्ण परिमेय बनाने पर या पूर्ण प्राकृत संख्या के रूप में बनाने पर ये अंडर रूट वाला यहाँ आएगा और होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बन के जब ये होल स्क्वायर खुलेगा तो m की जो घात है वो m की अधिकतम घात कितनी आएगी? m की अधिकतम घात आएगी 4। और 4 अधिकतम घात आई तो इसके जो अभिलंबों की संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इसमें अभिलंबों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इन चारों अभिलंबों के जो कोणों का योग है वो φ1 + φ2 + φ3 + φ4, उन चारों कोणों का योग का मान 2n + 1 पाई के बराबर आता है। यानी चारों अभिलंबों के कोणों का योग कितना आता है? 2n + 1 पाई के बराबर। अब इसके बाद जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हो, तो दोस्तों अगर कोई मध्य बिंदु दिया है x1 y1 के रूप में, तो जीवा का समीकरण कैसे बनता है? जीवा का समीकरण बनता है दोस्तों t = s1 से। तो t = s1 आप समझ गए होंगे। t का अर्थ है टेंजेंट, यानी x x1 बट्टा a स्क्वायर प्लस y y1 बट्टा b स्क्वायर माइनस 1 बराबर x1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर बट्टा y बट्टा a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर माइनस 1। तो -1 से -1 कट गया तो ये मान आ गया स्पर्श जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हो। ये चीजें कर ली। अब दोस्तों 2 चीजें और बाकी है। जीवा का निकाय y = mx, हमें एक जीवा निकाय दे रखा है, एक जीवाओं का समूह दे रखा है y = mx के रूप में। उस जीवा निकाय के संगत व्यास ज्ञात करने का समीकरण। अब जो इसका जो व्यास होगा वो केंद्र से जाएगा दोस्तों। कहाँ से जाएगा? केंद्र से जाएगा। ये बात भी आप नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं। तो ये इस व्यास का समीकरण ज्ञात करेंगे, वो केंद्र से जाएगा। और व्यास का जो समीकरण आएगा वो आएगा y = -b² / a² m इंटू में x। ये इसके व्यास का समीकरण आएगा। और अगर अति परवलय की बात करें, यहाँ मैं अति परवलय का भी बता रहा हूँ साथ में। तो अति परवलय का जो आएगा उसमें b² की जगह -b² हो जाता है, इसलिए अति परवलय में क्या आएगा? मैंने बताया था b² की जगह क्या हो जाता है? -b²। तो ये बन जाएगा y = b² x बट्टा a² m। यानी दीर्घवृत्त में, जिसमें दीर्घवृत्त में दोस्तों निशान होता है प्लस का, दीर्घवृत्त में निशान किसका होता है? प्लस का। तो प्लस वाले के लिए तो व्यास आएगा माइनस वाला और माइनस वाले के लिए व्यास आएगा प्लस वाला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस वाले के लिए माइनस वाला और माइनस वाले के लिए प्लस वाला। ये इसके व्यास का समीकरण है। इसके अलावा यहाँ संयुग्मी व्यास दे रखे हैं y = m1x और m2x, 2 संयुग्मी व्यास होंगे। अगर ये दोनों संयुग्मी व्यास होंगे तो इनके जो m1 m2 का मान है, m1 m2 का मान, वो मान आएगा -b² / a²। और ऐसी ही बात अति परवलय में लग जाती है। अति परवलय में क्या हो जाता है? b² की जगह क्या हो जाता है? -b² हो जाता है। और उसके लिए m1 m2 का मान कितना आता है? b² / a² आता है। ये चीजें आपके अति परवलय से रिलेटेड हो गई दोनों चीजें। तो ये चीजें दोस्तों आपको अच्छी लगी होंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इस दीर्घवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर अति परवलय, परवलय इनको भी करेंगे।
तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।